हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से ये जान पाया था कि धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी में भाग लेने वाले जो धातुएं होते हैं, उन धातुओं में ऐसी कौन कौन सी धातुएं हैं जिनकी क्रियाशीलता अम्लों के साथ तीव्रता से होती है। ऐसी कौन कौन सी धातुएं हैं जिनकी क्रियाशीलता अम्लों के साथ मंद गति से होती है। ऐसी कौन कौन सी धातुएं हैं जिनकी क्रियाशीलता जल के साथ तीव्रता से होती है। और ऐसी कौन कौन सी धातुएं हैं जिनकी क्रियाशीलता जल के साथ मंद गति से होती है। ये सारा चीज हम लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से जाना था। साथ ही दोस्तों, हम लोगों ने धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी में भाग लेने वाले जो धातुएं होते हैं, इन्हें क्रियाशीलता के आधार पर किस तरीके से याद रख सकते हैं, ये भी दोस्तों हम लोगों ने ट्रिक के माध्यम से पिछली वीडियो के माध्यम से जाना था। अगर जो बच्चे अभी तक उस वीडियो को नहीं समझ पाए हैं या फिर उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं, तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद ही दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, तो ये वीडियो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को धातुओं की जो क्रियाशीलता है वो ऑक्सीजन के साथ जोड़कर दिखाऊंगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके माइंड में ये डाउट रहती है कि जब धातुओं की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ कराई जाती है, तो उस स्थिति में ऐसी कौन कौन सी धातुएं हैं जिनकी क्रियाशीलता की जो क्षमता है वो अन्य धातुओं की तुलना में ऑक्सीजन के साथ बहुत ही तेज गति से होती है। ऐसी कौन कौन सी धातुएं हैं जिनकी क्रियाशीलता जो क्षमता होती है वो ऑक्सीजन के साथ अन्य धातुओं की अपेक्षा कम होती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को इसी सारणी की सहायता से, इसी धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी की सहायता से ये बताऊंगा कि इस श्रेणी में आने वाले ऐसे कौन कौन सी धातुएं हैं जिनकी क्रियाशीलता क्षमता ऑक्सीजन के साथ तेज गति से होती है या फिर कम गति से होती है। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से ये जान पाया था कि धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी में भाग लेने वाले जो धातुएं होते हैं, इन धातुओं में पोटेशियम तत्व की जो क्रियाशीलता क्षमता होती है वो अन्य धातुओं की तुलना में सबसे अधिक होती है। साथ ही हमने ये जाना था कि धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी में भाग लेने वाले जो सोना की क्रियाशीलता क्षमता होती है वो अन्य धातुओं की तुलना में बहुत कम होती है या फिर ना के बराबर होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग धातुओं की क्रियाशीलता श्रेणी में पोटेशियम धातु से जैसे जैसे नीचे की ओर आते जाते हैं, ठीक वैसे वैसे धातुओं की जो क्रियाशीलता क्षमता है वो वैसे ही घटती जाती है। कहने का मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यदि हम इसको इस तरीके से ले लें, इस तरीके से अगर हम ले लें, तो इससे क्या पता चल रहा है बताइए। तो इससे दोस्तों ये पता चल रहा है कि यहां पर पोटेशियम तत्व की जो क्रियाशीलता है वो बहुत ही ज्यादा है। यहां पर बेरियम तत्व की जो क्रियाशीलता है वो पोटेशियम से थोड़ा कम है, देख सकते हैं एरिया कम है। यहाँ पर कैल्शियम तत्व की जो क्रियाशीलता क्षमता है वह बेरियम की तुलना में कम है। यहाँ पर सोडियम तत्व की जो क्रियाशीलता क्षमता है वह कैल्शियम की तुलना में कम है। उसी प्रकार से अगर आप नीचे आते जाओगे तो इनके क्रियाशीलता क्षमता जो होगी वो घटती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि इनकी जो क्रियाशीलता क्षमता होगी वो शून्य हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? वो शून्य हो जाएगी। बस वैसा ही स्वरूप दोस्तों देखने को मिलता है किसके साथ? तो देखने को मिलता है सोना के साथ। तो दोस्तों, जैसा आपने स्वरूप पिछला वीडियो के माध्यम से जाना था, बस वैसा ही स्वरूप दोस्तों आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जानोगे। बस फर्क इतना रहेगा कि पिछला वीडियो में आपने इन धातुओं की जो क्रियाशीलता है वो अम्ल और जल के साथ देखा था, और इस वीडियो में आप लोग इस धातुओं की जो क्रियाशीलता है वो आप लोग ऑक्सीजन के साथ देखोगे। तो बस बात वही है, आपने उसमें जाना था कि पोटेशियम की क्रियाशीलता अधिक होने के कारण ये जो पोटेशियम धातु है वो अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। ठीक उसी प्रकार से जब आप पोटेशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस से कराओगे तो दोस्तों जो पोटेशियम होगा वो ऑक्सीजन से तीव्र गति से अभिक्रिया करेगा, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता जो क्षमता है वो अधिक है। तो जब इसकी क्रियाशीलता क्षमता अधिक है तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के साथ इसकी जो क्रियाशीलता होगी वो बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे मान चलते हैं, ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा Ka2O यानी कि पोटेशियम ऑक्साइड। अगर हम यहाँ पर बात करें किसको, तो दोस्तों यहाँ पर बात करें हम लोग बेरियम को, तो बेरियम की अभिक्रिया जब हम लोग ऑक्सीजन गैस के साथ कराएंगे तो उस स्थिति में जो बेरियम की क्रियाशीलता होगी वो पोटेशियम से कम होगी, और इसकी जब अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ होगी तो ये क्या करेगा? ये बना देगा BaO, ठीक है, यानी बेरियम ऑक्साइड। ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर कैल्शियम का, तो कैल्शियम की अगर हम अभिक्रिया कराएं ऑक्सीजन गैस से तो उस स्थिति में जो कैल्शियम होगा वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, और इसकी जो अभिक्रिया होगी वो पोटेशियम और बेरियम की तुलना में
कम होगी। अगर यहीं पर बात करें हम लोग सोडियम का, तो सोडियम तत्व की जो क्रियाशीलता क्षमता होगी ऑक्सीजन के साथ वह पोटेशियम, बेरियम और कैल्शियम तत्वों की तुलना में, इन धातुओं की तुलना में सबसे कम होगी। ठीक है, इन धातुओं की तुलना में, ना कि सब धातुओं की तुलना में, इन धातुओं की तुलना में सबसे कम होगी। तो दोस्तों यहां पर आप समझ पाए होंगे इन सभी धातुओं की जो क्रियाशीलता क्षमता है वो अम्लों के साथ बहुत ही तीव्र गति से होती है। इसीलिए मैंने आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से ये बताया था कि अम्लों के साथ या फिर जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करने वाले जो धातुएं हैं उन्हें हम लोग याद रख सकते हैं इस ट्रिक से। जो ट्रिक क्या था आपका, वो ट्रिक था दोस्तों आपका दिशा पटानी बेरिक अलीसोनी है। इसी ट्रिक को मैंने आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो में। तो दोस्तों इसी ट्रिक को आप लोग को याद रखना है, बस वही चीज दिशा पटानी बेरी कलिसोनी है। दिशा पटानी में जो पटानी है उसका अर्थ होगा पोटेशियम, जो बेरी है, बेरी का मतलब होता है ज्यादा, तो बेरी में जो दोस्तों अर्थ है उसको ले लेंगे हम लोग बेरियम को। यहाँ पर जो कली है इसका अर्थ हो जाएगा कैल्शियम, और यहाँ पर जो सोडी है इसका अर्थ हो जाएगा सोडियम। यानी वही चीज कि पोटेशियम, बेरियम, कैलियम और सोडियम धातुओं की जो क्रियाशीलता क्षमता होगी वो ऑक्सीजन गैस के साथ बहुत ही तेज गति से होगी। इनकी जो क्रियाशीलता क्षमता होगी वो इतनी तेज होगी कि यह कमरे के ताप पर ही आग पकड़ लेंगे। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि पोटेशियम और सोडियम तत्वों को केरोसिन तेल के अंदर क्यों डुबाकर रखा जाता है, क्योंकि पोटेशियम और सोडियम तत्वों की जो क्रियाशीलता क्षमता होती है ऑक्सीजन गैस के साथ वो इतनी तीव्र होती है कि यह ऑक्सीजन गैस के साथ संयोग कर वो उसी समय जलना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इन्हें केरोसिन तेल के अंदर डुबाकर रखा जाता है। तो सेम वही बात दोस्तों आप लोगों ने पिछली वीडियो के माध्यम से ये जाना था कि पोटेशियम से लेकर सोडियम तक आने वाले धातुओं की जो क्रियाशीलता होती है वो अम्लों के साथ तीव्रता से होती है। पोटेशियम से लेकर सोडियम तक आने वाले धातुओं की जो क्रियाशीलता होती है वह जल के साथ तीव्रता से होती है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों पोटेशियम से लेकर सोडियम तक आने वाले धातुओं की जो क्रियाशीलता होगी वो ऑक्सीजन गैस के साथ तीव्रता से होगी। तो आप लोग कभी भी भूल नहीं करना। अगर दोस्तों कोई पूछ दे कि ऑक्सीजन गैस के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करने वाले जो तत्व होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो आप लोग उसे इसी ट्रिक से याद कर बता सकते हैं। ठीक है, आप लोग समझ पाए। और इनकी जो क्रियाशीलता होगी तो उसे आप लोग ऐसे दिखा सकते हैं, इस तरीके से दिखा सकते हैं। देखिएगा ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे देखिए, जैसे कि मान के चलते हैं पोटेशियम है तो पोटेशियम की जो क्रियाशीलता होगी वो बेरियम की तुलना में अधिक होगी, बेरियम की जो क्रियाशीलता होगी वो कैल्शियम की तुलना में अधिक होगी, और सोडियम की जो क्रियाशीलता होगी वो कैल्शियम की तुलना में कम होगी। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग दिखा सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं इसके आगे के धातुओं पर। तो दोस्तों आपने जाना कि अगर हम इसके आगे बढ़ेंगे और जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे धातुओं की जो क्रियाशीलता क्षमता होगी वह घटती जाएगी। ठीक उसी प्रकार से जब आप इनकी अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस के साथ कराओगे तो उस स्थिति में दोस्तों इनकी अभिक्रिया करने की जो क्षमता होगी, इनकी क्रियाशीलता की जो क्षमता होगी वो एक दूसरे तत्व की तुलना में वो कम होती जाएगी। यानी कि मैग्नीशियम की जो क्षमता होगी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने की वो एल्युमिनियम से ज्यादा होगी, और यहाँ पर जो एल्युमिनियम है इसकी जो क्षमता होगी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने की वो जिंक से ज्यादा होगी, और जिंक की जो क्षमता होगी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने की वह क्रोमियम से ज्यादा होगी। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर यह समझ के रखना, यहाँ पर मैग्नीशियम और एल्युमिनियम ये कमरे के ताप पर तो अभिक्रिया नहीं करते ऑक्सीजन से, लेकिन ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति में यदि मैग्नीशियम को जलाया जाए तो उस स्थिति में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो उस स्थिति में यह मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। याद कीजिए आप लोग मैग्नीशियम का रिबन वाला, यानी जब मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो उस स्थिति में ये जो रिबन होता है यह दोस्तों छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाता है, जो कि एक तरीके का क्या होता है, एक तरीके का मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जब एल्युमिनियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होगी तो ये क्या करेगा, अपने ऊपर एक परत जमा लेगा। ठीक है, किसका, तो ऑक्सीजन का। ठीक है, आगे देख सकते हैं यहाँ पर जब एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन का परत बैठ जाता है तो इसी क्रिया को तो कहते हैं एनोडीकरण, नहीं कहते एनोडीकरण। इससे क्या होता है कि एल्युमिनियम का जो संक्षारण है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। ठीक, आगे हम बात करें जिंक का, तो दोस्तों जिंक से होकर जैसे ही हम लोग नीचे जाएंगे तो इनकी जो क्रियाशीलता होगी वह मैग्नीशियम और एल्युमिनियम धातुओं की तुलना में कम हो जाएगी। और सोचोगे कि जिंक, क्रोमियम, आयरन ये सारे धातुएं
ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति में जल जाए या फिर ऑक्सीजन से संयोग कर ले तो ऐसा संभव नहीं है। जिंक, क्रोमियम, आयरन, इनको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने के लिए दोस्तों इन धातुओं को ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति में प्रबलता से गर्म किया जाता है। अगर आप प्रबलता से गर्म नहीं करोगे तो उस स्थिति में ये जो धातुएं होते हैं वो ऑक्सीजन गैस के साथ संयोग नहीं कर पाते, क्योंकि इनकी जो क्रियाशीलता क्षमता होती है वो एक दूसरे से घटती चली जाती है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों कॉपर का, तो कॉपर जो आप धातु देख रहे हैं, आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन से नीचे है। जब ये हाइड्रोजन से नीचे है तो उस स्थिति में कॉपर की जो क्रियाशीलता क्षमता होगी ऊपर के अन्य धातुओं से बहुत ही कम होगी। उस स्थिति में दोस्तों अगर आप सोचिएगा कि कॉपर को अगर हम प्रबलता से गर्म करें और यह अपना संयोग ऑक्सीजन गैस के साथ कर ले तो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा क्या होगा, संभव है ही नहीं। दोस्तों कॉपर को बहुत ही प्रबलता से जब गर्म किया जाता है और बहुत समय तक गर्म किया जाता है तब जाकर दोस्तों यह लंबे समय के बाद ऑक्सीजन गैस के साथ यह संयोग करता है। कौन, तो कॉपर। यानी कि इसकी जो क्रियाशीलता क्षमता होती है ऑक्सीजन गैस के साथ यह दोस्तों बहुत ही कम होती है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम आगे देखें मरकरी का, चांदी का, इन सब धातुओं की जो क्रियाशीलता क्षमता होती है वो ऑक्सीजन गैस के साथ बहुत ही कम होती है या फिर ना के बराबर होती है। अगर बात करें हम लोग यहाँ पर चांदी, प्लेटिनियम, सोना, तो इन सब धातुओं की जो क्रियाशीलता क्षमता होती है वो ऑक्सीजन गैस के साथ मानो की होती ही नहीं है या ना के बराबर होती है। इसीलिए इन धातुओं से आभूषण तैयार किए जाते हैं और जब इन धातुओं से आभूषण तैयार किए जाते हैं तो ये जो आभूषण होते हैं ये बिल्कुल भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में संचारित नहीं होते, अर्थात इन आभूषणों में बिल्कुल भी कोई जंग नहीं लग पाता। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इन धातुओं की जो क्रियाशीलता है वो ऑक्सीजन गैस के साथ किस तरीके से हो सकती है। अगर दोस्तों याद रखना चाहो तो आप लोग पिछले वाले ट्रिक से याद रख सकते हैं। यहां से यहां तक दोस्तों आप लोग याद रखना, मैग्नीशियम से लेकर कहां तक, तो मैग्नीशियम से लेकर लेड तक। तो मैग्नीशियम से लेकर लेड तक जो मैंने ट्रिक दिया था वो क्या दिया था, वो मैंने यही दिया था, मांगे लू जान क्रीम आई के कदे नी कुर्बान निकिटीना लेडियम पटाई के। तो दोस्तों देख सकते हैं मांग से मैग्नीशियम, एलू से एल्युमिनियम और यहाँ पर जान से जिंक और क्रीम से हो जाएगा क्रोमियम, आईके से हो जाएगा आयरन, कदनी से हो जाएगा यहाँ पर कैडमियम और कुर्बान से हो जाएगा यहाँ पर कोबाल्ट और निकी से हो जाएगा निकेल, टीना से हो जाएगा टीन और लेडियन से हो जाएगा लेड। ये सारे धातु आपके पकड़ में आ जाएंगे। इसके नीचे के जो धातु है, हाइड्रोजन के नीचे के जो धातु हैं, इन्हें पकड़ने के लिए दोस्तों आप लोग इस ट्रिक का प्रयोग करना। क्यों परी चंदू पलट कर सो गया, तो क्यों से हो जाएगा कॉपर, परी से हो जाएगा मरकरी और चंदू से हो जाएगा चांदी और यहाँ पर पलट से हो जाएगा प्लेटिनम और सो से हो जाएगा यहाँ पर सोना। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग याद रख सकते हो कि धातुओं की जो क्रियाशीलता होगा वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के फलस्वरूप किस तरीके से होगा। ये सारा चीज मैंने आप लोगों को बता दिया। बस इतना आप लोग याद रखना कि ये सारे जो धातुएं होते हैं इनकी जो क्रियाशीलता क्षमता होती है यह अन्य धातुओं की तुलना में बहुत ही ज्यादा होती है ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों जाते जाते मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन होता है ये भी ऑक्सीजन गैस के साथ संयोग करता है, क्योंकि आपको पता है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन गैस के साथ संयोग करके जल बनाता है। क्या बनाता है भाई, तो जल बनाता है, यानी H2O का निर्माण करता है। यानी कि ये भी क्या है, ये भी क्रियाशील है। तो इस प्रकार से आपका जो वीडियो है वो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।